जल संसाधन की जो व्यवस्था है, या तो यहाँ सूखा है या बाढ़ है, या तो पानी है नहीं, जहाँ पानी है वहाँ इतना है कि बाढ़ है। दूसरी जो समस्या लोग बता रहे हैं, खाद और बीज का समय पर न मिलना और उसकी कालाबाजारी। खासकर सबसे ज्यादा जो लोगों ने शिकायत करी है अभी तक वो है यूरिया और डीएपी पोटाश जैसे खाद का की कालाबाजारी। यूरिया तो 277 का करीब लोग बता रहे हैं कि 800 से 500, 600, 700, 800, 1200 रुपए तक लोगों को देना पड़ा है। और लोगों की शिकायत पैसे से भी ज्यादा ये है कि उतना पैसा देने के बाद भी समय पर यूरिया उनको नहीं मिल पाया। जब मैं कल शिवहर में घुसा हूँ तो घुसते के साथ सबसे ज्यादा लोगों ने यही बताया कि देखिए गेहूं की रुपाई हो गई है और हम लोग यूरिया के लिए मारे फिर रहे हैं, किसी भी कीमत पर यूरिया नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 रुपए में भी यूरिया नहीं मिल रहा है। तो एक जल संसाधन की व्यवस्था न होना, सूखा या बाढ़ से प्रभावित। दूसरा, खाद और बीज का उपलब्ध ना होना या उसकी कालाबाजारी। और तीसरा, जो लोग फसल उगा रहे हैं उसका भाव न मिलना। जैसे धान, अभी मैं जिस टाइम में पैदल चल रहा हूँ, ये धान के कटनी का, गन्ने के कटनी का समय भी है। तो मैं करीब हर व्यक्ति से पूछता ही हूँ कि भाई आपने धान कितने में बेचा। तो औसतन अभी तक मुझे जो समझ में आई है बात, लोग 1200 से 1600 रुपए के रेंज में अपना धान बेच पाए। और ये तब है जब सरकार का समर्थन मूल्य 2050 रुपए है। गन्ने की भी हालत यही है। गन्ना जो कम से कम दोनों चंपारण में 3 वैरायटी के लोग गन्ना उपजाते हैं, उसमें जो ये है रोजी रोजगार पलायन की बात। चौथी जो बात हम लोगों ने देखी कि आखिर यहाँ पर छोटे उद्योग धंधे रोजगार लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि उसको बाल काटने की ट्रेनिंग है, वो बार्बर है, हजाम, वो बाहर जाकर मजदूर के तौर पर या नौकरी के तौर पर 10,000, 8,000 बॉम्बे, दिल्ली या कहीं बड़े शहर में जाकर हजाम का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ सैलून नहीं लगा पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये है, बिहार में हम लोग को लगता है कि उद्योग धंधे, अगर कोई उद्योग धंधों से हम लोग का लेना देना होता है कि चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री है कि नहीं, वो तो एक पहलू है। लेकिन जो चीज हम लोग देख रहे हैं, बिहार में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट का न होना, मतलब बैंकों के माध्यम से जो ऋण मिलना चाहिए लोगों को वो न मिलना, बिहार में उद्योग धंधों के न पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसकी चर्चा पत्रकारों से कहीं पर कोई करता नहीं है, इसलिए मैं आपका समय 2 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए। बिहार में कोई इसकी चर्चा नहीं करता, वो है शिक्षा को लेकर। सब लोग समझते हैं कि भाई बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। इस पर तो करीब जहां भी जाइए लोग ये आपको बताएंगे। जमीन पर उतरकर एक जो बात समझ में आई शिक्षा को लेकर, इसकी जो 2 वजह है। एक तो शिक्षा के प्रति सरकार और लोगों में, सरकार में उदासीनता। शिक्षा को लेकर कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसा ध्यान, कोई ऐसी प्रायोरिटी है नहीं। और जो जमीन पर दिखी बात वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर और बच्चों के बीच में समायोजन न होना। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र ही नहीं है। स्कूलों की पहचान बाय एंड लार्ज लोगों के दिमाग में अब खिचड़ी बांटने वाले सेंटर के तौर पर है, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने वाले संस्थाओं के तौर पर है, जहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए, एडमिट कार्ड लेने के लिए और परीक्षा देने जाते हैं। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है, न विद्यालय में हो रही है न महाविद्यालयों में हो रही है। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद तीसरा, यहाँ जो किसान है, जो लोग खेती किसानी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जनमानस किसानी पर निर्भर है। दोनों ही जिलों में जो मैंने देखा, किसानों की हालत इतनी खराब है। सबसे पहले तो जो सिंचाई का, जल संसाधन की जो व्यवस्था है, या तो लोग के पास पानी नहीं है। नहरों का जो जाल चंपारण में मुझे दिखा, उसमें ज्यादातर नहर अब रख रखाव के अभाव में, बेहतर रख रखाव के अभाव में, या तो वहाँ पानी नहीं आ रहा है या वो अब उपयोग के लायक रहा नहीं। जहाँ पर नहरों में पानी आ भी रहा है वहां पर भी लोगों को पंपिंग सेट के पाइप डालकर ही पानी उससे निकालना पड़ता है। और ज्यादातर हिस्से, दोनों चंपारण और शिवहर में भी कल मैं जब घुसा हूँ, तो बाढ़ कटाव से प्रभावित लोग। तो खेती, जमीन उपजाऊ है, लोग खेती करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग आने में उसकी लागत बढ़ी हुई है, क्योंकि डीजल का दाम
यूपी या दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले 8 रुपये 9 रुपये लीटर ज़्यादा है। जल संसाधन, या तो पानी उसके पास है नहीं, या हर साल उसको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी वो उपजाता है उसका भाव उसको मिलता नहीं है। इस बात का अध्ययन मैंने जब कराया, तो ये बात आपकी जानकारी के लिए है, समर्थन मूल्य पर जो यहाँ पर खरीद होती है फसलों की, पंजाब जैसे राज्यों में करीब करीब 70% उपजाए हुए धान गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। मैंने देखा कि बिहार में इसका आंकड़ा क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। और गेहूं के लिए ये आंकड़ा है 1%। और दूसरे किसी भी फसल के लिए कोई समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं की गई है। जब इसको हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कराया तो पता चला कि हर साल समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई जैसे फसलों के न खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हर साल समर्थन मूल्य पर इन फसलों के न खरीद होने की वजह से करीब 25,000 करोड़ रुपए का लोगों का, किसानों का नुकसान हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये पैसा बिहार सरकार को अपने बजट से शायद पूरा नहीं देना है। ये पैसा केंद्र सरकार से आपको रिएम्बर्स होता है। केंद्र सरकार करीब 5-5.5 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी देती है समर्थन मूल्य के लिए, और वो राज्य जहां पर की समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है वो खरीदते हैं और केंद्र सरकार से उसका रिएम्बर्समेंट लेते हैं। बिहार सरकार में चूंकि ये खरीद हो ही नहीं रही है, तो हम लोग केंद्र से स्वाभाविक है कि कोई उस मद में पैसा ले नहीं पा रहे हैं। और बिहार के किसानों का, बिहार के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हर साल होता है। उसका करीब 70% पैसा बैंक ऋण के तौर पर सीधे तौर पर लोगों को देते हैं रोजगार, धंधे, व्यापार के लिए। बिहार में ये आंकड़ा है आज 40%। इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में 4.5 लाख करोड़ रुपया जमा कराया। 4,21,000 टू बी प्रिसाइज, इसमें ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है। जो नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक हैं उसमें बिहार की जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया जमा कराया। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो देश का औसत है, 70% पैसा अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिलता तो 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों को, यहाँ के युवाओं को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था व्यापार करने के लिए। लेकिन मिला है 1,61,000, मतलब 1,20,000 करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में चला गया। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो विकसित राज्य हैं या उद्योग वाले राज्य हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र का सीडी रेशियो देखेंगे, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरल का सीडी रेशियो देखेंगे, तो वो रेशियो वहाँ राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा, करीब 90%, 95% है। मतलब अगर महाराष्ट्र के लोग 100 रुपए बैंकों में महाराष्ट्र में जमा कर रहे हैं, तो वहां के लोगों को बैंक 90 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं। और बिहार में अगर आप और हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो बैंक सिर्फ 40 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हर साल मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों से बिहार के लोगों का पैसा बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है। जो लोग इन पैसे का उपयोग कर रहे हैं वहां के रोजी रोजगार, व्यापार के लिए, और हम लोग के लोग जाकर वहीं पर मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं।